हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने साइंस का डीजे। बच्चों, पिछले स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने साइंस का डीजे। बच्चों, आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके साइंस में बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और जो पूछे जा सकते हैं आपके होने वाले एग्ज़ाम जो कि 2 मार्च में होना है। तो उसके बेसिस पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर ये एमसीक्यू। ये सैंपल पेपर में देखिए एमसीक्यू आपको दिया हुआ है पहला कि एक टेस्ट ट्यूब ली गई है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है जी। तो यहां पर सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 सॉल्यूशन है, इसलिए एक्वस। ठीक है। अब इसको डाला जा रहा है किसके अंदर? बेरियम क्लोराइड के अंदर, BaCl2 अगेन एक्वस। ठीक है जी। अब ये आपको पता होना चाहिए भाई कि Na2 और SO4 2 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो क्रिस क्रॉस ये वैलेंसी 2 इसके पास आ जाएगी, 1 इसके पास चला जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव Na2SO4। सेम हियर Ba2 प्लस Cl नेगेटिव। अब ये Ba के पास चली जाएगी, ये 2 इसके पास आ जाएगा, देन वी हैव BaCl2। अब दोनों ही एक्वस हैं, तो अब देखिए Na2SO4 aqueous when react with BaCl2 aqueous, so what will happen? There is यहां पर Na प्लस 2 आयंस बनेंगे, SO4 2 नेगेटिव, इसी तरीके से Ba2 प्लस और 2Cl नेगेटिव। अब आप जानते ही हैं देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, अब इस आयन एक्सचेंज से बनेगा BaSO4 का PPT और NaCl, 2NaCl, we have the aqueous solution and this is your right answer। और यहां पर बेरियम सल्फेट हो गया BaSO4। तो ये बच्चों, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो ये आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब ये जरूरी नहीं है इसी फॉर्मेट में पूछा जाए, ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपसे दूसरे फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। तो ये दूसरे फॉर्मेट में किस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको यहां पर सोडियम सल्फेट की जगह पोटेशियम सल्फेट दे दिया, ये आपको पोटेशियम सल्फेट दे दिया, या आपको यहां पर बेरियम सल्फेट की जगह बेरियम क्लोराइड की जगह सिल्वर क्लोराइड दे दिया, सिल्वर क्लोराइड। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि हम ले लेंगे K2SO4 प्लस AgCl। ठीक है जी, वो सॉरी सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं हम यहां पर, सिल्वर नाइट्रेट। तो उसमें क्या होगा AgNO3 एक्वस। तो अगेन उसी तरीके से आप आयंस बनाएंगे, 2K प्लस SO4 2 माइनस, यहां पर Ag प्लस और NO3 नेगेटिव। देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
ठीक है जी। तो KNO3 आपका बन जाएगा KNO3 और AgSO4 का PPT बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी फॉर्मेट ये दिया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जाम, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि हम लेते हैं लेड नाइट्रेट, तो यहां उसकी जगह क्या दिया हुआ है आपको बुक में, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, और उसके अंदर हमने क्या डाला था, पोटेशियम आयोडाइड। तो अब सेम ये बुक में आपको एक्टिविटी दे रखी है, तो NO3 2 नेगेटिव प्लस 2Ki, दोनों ही एक्वस हैं। तो यहां अगेन आप क्या करेंगे, इसमें ये आप बना देंगे Pb2 प्लस और NO3 2 नेगेटिव, 2 आयंस बनेंगे इसके अंदर, सॉरी NO3 नेगेटिव, एक वैलेंसी होगी इसकी, और प्लस 2K प्लस और 2I नेगेटिव। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक आपका आयंस, और आयंस के एक्सचेंज से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PbI2 का प्रेसिपिटेट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड 2KNO3 बन जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अदल बदल कर किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए हर साल किसी ना किसी फॉर्मेट में जरूर आ रहा है ये भी। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एंड दैट इज बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है ये। क्या किया गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दिस इज कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, और उसके अंदर डाल दिया गया है जिंक, जिंक मेटल को इसके अंदर डाल दिया। तो आप जानते हैं Zn प्लस CuCl2 सॉरी CuSO4 कॉपर सल्फेट का। तो अब क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ आ जाएगा, जिंक सल्फेट के साथ आ जाएगा ZnSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्यों हुई ये रिएक्शन, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। अब मोर रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज अपर इन पोजीशन इन एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर है पोजीशन में, इसलिए ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक जुड़ जाएगा SO4 के साथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 एंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड। सो अब यहां पर आपको कुछ भी दिया जा सकता है, हो सकता है आपको यहां जिंक की जगह आयरन दे दे, Fe आयरन नेल, तब भी यही सिचुएशन होगी। तब क्या होगा, Fe प्लस CuSO4, देयर इज FeSO4 प्लस Cu। अब यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये कॉपर जो है दैट डिपॉजिटेड ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा ब्राउन कलर का। तो आपको ऑप्शन में इसकी जगह के भाई क्या कलर चेंज हो गया, जैसे कि इसमें कलर चेंज आपका जिंक के हिसाब से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि जो आपका FeSO4 का होता है वो आपका, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, तो सल्फेट सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहां ब्लू होगा। तो ये चीज बड़े ध्यान में रखनी है आपको। अब
रिएक्शन के बाद दैट बिकम कलरलेस। तो कोई सा भी आपसे वो क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछ सकता है। बेसिस क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपको ध्यान में रखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए जी, अब माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। देखो भाई, बेसिक साल्ट का मतलब क्या है? जो पानी में घुलने के बाद बेस प्रोड्यूस करे। देखिए जी, अब अगर हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये क्या करेगा? ये Ca2 प्लस और OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। इसी तरीके से इसको हम पानी में डालते हैं तो दैट विल बी NaOH प्लस HCl, तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, NaOH नॉन कोरोसिव नहीं है, ये कोरोसिव होगा, डायरेक्ट लेंगे तो हम। अब बात करते हैं इसके अंदर हम HOH डालते हैं, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NaOH प्लस H2CO3, तो ये वीक एसिड और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये नॉन कोरोसिव होगा क्योंकि हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं इसको, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? NaHCO3। और इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर 2 से आता है, एसिड बेस एंड साल्ट से, एसिड बेस एंड साल्ट। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बदल के आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों, सैंपल का मतलब होता है उस जैसे क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है सेम यही इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, दैट इज नॉट द सेम कि भाई आपको बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, दिस क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कोई भी इस अदल बदल करके वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जो आपको दिमाग में रखना है। तो कॉन्सेप्ट को, बेस को फेस करके चलिए, उसको समझ कर चलिए। नेक्स्ट देखिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X। अब मेटल X है, उसके अंदर हमने डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी। अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज नियर टू इट। ठीक है, बर्निंग मैच स्टिक नियर टू इट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली प्रेजेंट द मेटल X। देखो भाई, अब सीधी सी बात है, बर्निंग मैच स्टिक आप किसके बराबर में लेकर आते हैं? जनरली आपने पढ़ा है, जब भी आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है किसी भी मेटल की। ये आपका एक मेटल है, तो मेटल, कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं? ज्यादातर वो पर्टिकुलर जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं एक्टिविटी सीरीज में। तो इसके अंदर हाइड्रोजन से ऊपर एक्टिविटी सीरीज में सोडियम है, इसके अंदर कॉपर नीचे है, सिल्वर नीचे है, और सल्फर नॉन मेटल है। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ? ए। अब इसमें फिर वो बदल के कोई और ऑप्शन दे सकता है आपसे। अब इसमें यह भी पूछ सकता है, यहां पर ये कह दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस, यहां से विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली नॉट रिप्रेजेंट मेटल X। ठीक है, इज नॉट रिप्रेजेंट, नॉट लगाते ही आपके ऑप्शन इन दोनों में से हो जाएंगे, फिर इन दोनों में से कोई सा एक मिलेगा। तो इस तरीके से भी चेंजेस हो सकते हैं। तो बच्चों, हमें समझकर तैयार रहना है, हमें उसके डेप्थ को समझना है। अगेन ये भी आपका किस बेसिस पर है? यहां दो कॉन्सेप्ट हैं कि मेटल जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर एक्टिविटी सीरीज में है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट देखिए जी, 5th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। अब देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, सोडियम का होता है +1 वैलेंसी, ऑक्साइड की होती है -2 वैलेंसी। अब सिंपल सा खेल ये है कि ये
इसके पास पहुंचेगा, इसका +1 चार्ज इसके पास पहुंचेगा, सो दैट बिकम Na2O। अब Na2O कब बनेगा? जब Na, 2 Na, यहां 2 Na आप दिखाएंगे, एक Na ये रहा और एक Na इस तरफ ले लेते हैं, चलो, एक Na ये रहा और दूसरा Na ये रहा, और ये दोनों ही एक ऑक्सीजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दें। तो अब इस तरीके की स्थिति आपको कहां दिखाई दे रही है? देखिए जी, यहां Na के ऊपर 2 पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया। यहां 2 Na पॉजिटिव, 2 2 4 2 6 2 8, ये ओके है। यहां पर फिर 2 Na पॉजिटिव और यहां पर एक चार्ज दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। और यहां पर Na एक दिया हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो लास्ट हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ये हमारा सोडियम ऑक्साइड का बी पार्ट ऑप्शन होगा। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दें, इसकी जगह कैल्शियम ऑक्साइड दे दें, इसकी जगह K2O दे दें, पोटेशियम ऑक्साइड, इसकी जगह दे दें Al2O3। तो ये कल भी मैंने आपको बताया था, सिंपल आयनिक के लिए क्या ध्यान में रखना है आपको? सिंपल बात यह है कि इसमें एक हमेशा मेटल होगा और दूसरा हमेशा नॉन मेटल होगा। तो हमेशा जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग बनती है तो वो हमेशा आयनिक बॉन्ड होती है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इनके बीच में गेन करके ये एनायन बनाएगा और मेटल लूज करके कैटायन बनाएगा, और कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, जिसके बेसिस पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है और दोनों मिलकर एक साथ कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बेसिस पर कुछ भी चेंजेस होकर आपसे पूछा जा सकता है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो हमें रटना नहीं है बच्चों, रटोगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, और आप ये सोचो कि सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने, तो भैया बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप, सेम नहीं आएंगे। जैसे क्वेश्चन अब जरूरी नहीं है सेम यही इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, दैट इज नॉट द सेम। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या कह रहे हैं कि एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। अगेन अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है भैया? देखो कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, और जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले होते मेटल होते हैं, मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर मेटल की क्या खास बात है? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो अब आप देख सकते हैं इसके लास्ट में 5 है, ये नॉन मेटल है, इसके लास्ट में 7 है, ये नॉन मेटल है, इसके लास्ट में 4 है तो एक कार्बन जैसा हो गया, ये नॉन मेटल है, अकेला ये है जिसके लास्ट में 1 है। तो इसलिए एटॉमिक नंबर राइट ऑप्शन क्या हुआ? डी। अब यहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बेसिक की जगह वो कर दे एसिडिक ऑक्साइड, तो फिर इसमें ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों तो नहीं दिए हुए होंगे। अब 3 उसमें मेटल के कर दिए जाएंगे, एक नॉन मेटल का। अब अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो आपको ध्यान में रखना है नॉन मेटल को। अब नॉन मेटल के आपको 2 मैंने कल भी बताए थे, 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, और एक आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो। ये केवल शेयर करेंगे और ये आपका शेयर और गेन दोनों करेंगे। तो इस बात से आपको ध्यान में रखना है। और नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है कि आपको बेसिक ऑक्साइड की जगह एसिडिक ऑक्साइड पूछ ले तो अब आपको नॉन मेटल को पिकअप करना है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रखना है सिंपल, कि मेटल्स हमेशा वो उन्हें कहेंगे हम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बच्चों ध्यान में रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इसी तरीके से नॉन मेटल हम उन्हें कहेंगे जिनके लास्ट में या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो। 4 होंगे तो वो केवल शेयर करेंगे, 5, 6, 7 होंगे तो वो शेयर और गेन दोनों करेंगे, और नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा भैया, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन ये न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक है ना बेसिक है। तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा कि अगर ऐसी चीज आ जाए तो। और इसी तरीके से Al2O3 ZnO आपका, ये दोनों आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फो मीन्स बोथ, एम्फी मीन्स बोथ, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर रखते हैं। These शो बोथ द बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं ये, और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो ये 3 आपके पास 4 कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी हो गई एक तरीके से, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स, बल्कि 4 न्यूट्रल ऑक्साइड, और हो गई आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें, ये किसी भी तरीके के ऑक्साइड पर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये कह रहे हैं एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन थर्ड शेल एज इन सेकंड शेल। तो M का एटॉमिक नंबर क्या है, समझ में आ रही है बात। अब ये देखिए, अब 2 के हिसाब से हम चलें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8। अब जो ये कंडीशन दे रहे हैं, पहली बात तो इसके अंदर 2 ही शेल हैं, यहाँ 3 शेल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन खत्म हो जाता है, यहीं इसकी बात खत्म हो गई। अब आते हैं हम 12 पर, 12 का होगा 282, ठीक है जी। अब 12 का 282 हमने ले लिया, तो ये कह रहे हैं थर्ड शेल में एज इन सेकंड, थर्ड शेल में 50% है। अब थर्ड शेल ये है 2 वाला, इसमें 50% तो नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 284। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके थर्ड शेल में सेकंड शेल से जस्ट आधे इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया हमारा राइट आंसर। तो भैया हर चीज को करके देखना पड़ेगा। एक ये भी बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि हमें किसी भी एमसीक्यू का डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। अगर डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो उसमें गलती के बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमें लिखकर करना है। उसके साथ ही आपको उसका सॉल्यूशन दिखाना है। रफ वर्क सॉल्यूशन करके आप करेक्ट ऑप्शन लिखिए, कोई आपके उल्टा मार्क्स, आपका इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा, तो इसलिए ये ध्यान में रखिए। अब ऐसे ही आप इसमें देखेंगे तो 288, यहां पर सेकंड और थर्ड शेल दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसलिए हमारा बेस्ट आंसर जो हमें राइट टिक करना है, जो हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज सी। नेक्स्ट देखिए जी, अब इसी तरीके से तो इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है तो डेफिनेटली हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे शरीर के अंदर होता है ये काम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट इज डन आउटसाइड, तो भैया ये आपने पढ़ा है, दैट इज डन इन फंजाई। जितने भी फंगस होते हैं उनके अंदर शरीर से बाहर वो केमिकल के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं फूड को, और फिर
अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अमीबा नहीं है, प्रोटोजोआ होता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ होता है। लाइस एक इंसेक्ट हो गया और मशरूम ही एकमात्र फंजाई है, इसलिए हमारा बेस्ट आंसर हुआ मशरूम। बच्चों, क्वेश्चन पेपर तभी सिंपल होगा आपके लिए जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें जो 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग टाइम, उस रीडिंग टाइम में हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम ये टोटल 20 MCQs को सॉल्व कर लें। अगर ऐसा आपने काम कर लिया तो आपके लिए पूरे 3 घंटे बाकी के 19 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे और आपके लिए उनको पढ़कर, ढंग से पढ़कर, टाइम लगाकर सॉल्व करना, मतलब उनको सॉल्व करने के लिए एनफ टाइम आपके पास होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करें, दैट विल हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। देखिए भाई, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिया गया है। आप जानते ही हैं हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारे पास आई है, हमारे पास ईयर है, नोज है, आपका ईयर, आई, नोज, टंग हो गया और हमारा स्किन हो गई। तो ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हो गए। आई के अंदर हमने लाइट चैप्टर उसमें पढ़ा है, ह्यूमन आई में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स रेटिना के अंदर होते हैं, ये हमने आई वाले चैप्टर में पढ़ा है। और ये 2 होते हैं, एक रोड्स होते हैं और एक कोन्स होते हैं। ठीक है जी, एक तो ये हो गया जी। दूसरा आपका ईयर के अंदर हमारे होते हैं फोनो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जो सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा नोज के अंदर होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि हमारे सूंघने में, स्मेल आउट करने में हेल्प करते हैं। टंग में होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो हमें टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो स्किन है उसके अंदर हमारे 2 रिसेप्टर होते हैं, एक होता है आपका थर्मो रिसेप्टर्स, जो हमें कोल्ड और हॉट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और एक होता है हमारा मिकैनो रिसेप्टर्स, मिकैनो रिसेप्टर्स। मिकैनो रिसेप्टर्स बेसिकली हमें पेन और प्रेशर का एहसास कराते हैं। तो इस तरीके से ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो वही चीज इसने पूछ ली कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स, अब आपके सामने आंसर है, गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ होता है? टंग में होता है। तो ए इज द राइट आंसर। तो यहां पर आपको सेकंड पेज पर ही पूरे रिसेप्टर्स दिए हुए हैं, वहां बुक में केवल आपको 2 दिए हुए हैं, एक तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर दिया हुआ है और एक गस्टेटरी दिया हुआ है। अब ये बाकी भी आपको पता होने चाहिए, चांसेस देखो नहीं है बाकी के आने के, जब 2 बुक में दिए हुए हैं तो 2 ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एडिशनली सारे बता दिए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और इसे अच्छे तरीके से फोकस करना है, क्योंकि ये एक बढ़िया पोटेंशियल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, अब अगला आता है, ए फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द फील्ड। अब वो प्लांट से ही नया प्लांट बनाने के लिए हमें कह रहा है। अब आप जानते ही हैं कि टेक्निक दैट हेल्प्स टू डेवलप न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट से नए प्लांट को जन्म देना। प्लांट पार्ट्स वो क्या हो सकते हैं? वो लीफ भी हो सकता है, वो रूट भी हो सकता है, वो बड भी हो सकता है, वो स्टेम भी हो सकता है। और ये बेसिकली इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि ये ज़्यादातर सीडलेस प्लांट्स के लिए, या जिनके ज़्यादातर या तो सीडलेस प्लांट्स हों या सीड टेक मोर टाइम टू जर्मिनेट, और या सीड हैज़ पुअर जर्मिनेशन। तो इसमें से कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम नेचर में खुद प्लांट्स नहीं, अब बनाना आपने खूब खाया होगा लेकिन बनाना में आपको कभी सीड नहीं मिला होगा, तो इसलिए इसको हम केवल और केवल एक टेक्निक से ही प्लांट से नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, एंड दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं बच्चों। मैं समझ रहा हूं कि आपको पूरी अच्छे तरीके से बातें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूं कि हमें रटने पर फोकस नहीं करना है। वी आर नॉट हियर टू रेटिफाई। हम यहाँ रटने के लिए इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, हमने यहाँ इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है इसको समझने के लिए। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमें समझने पर फोकस करना है। इसी तरीके से देखिए, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, अब कोई भी प्लांट है उसकी हाइट कैसे रेगुलेट होगी? डीएनए इन विच डायरेक्टली influenced by the growth hormone, gene which regulate the protein directly, growth hormone under the influence of enzyme coded by a gene, or growth hormone directly under the influence of a gene। ठीक है जी, कोडेड। अब देखो ये आपका आंसर, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो भाई आपके अलग अलग है। अब जीन का काम क्या होता है, क्या पढ़ा है जीन का काम? आपने क्या जीन का काम पढ़ा है? जीन का काम हमने ये पढ़ा है जो किसी भी प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब इसके अंदर हमारा बेस्ट आंसर ऑटोमेटिकली सी हो गया, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ करने के लिए जो भी हार्मोन है उसे हमने ग्रोथ हार्मोन कहा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के इन्फ्लुएंस में वो ग्रोथ हार्मोन काम करेगा, और उस एंजाइम को कौन प्रोड्यूस करेगा? जीन प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया हमारा इसका बेस्ट आंसर। तो दैट्स अ थ्योरेटिकल। इसके लिए वैल्यू ये आपका हेरिडिटी वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसका सिंपल आंसर सी होगा, क्योंकि देखो डीएनए डायरेक्टली ग्रोथ को नहीं चेक कर सकता, डीएनए किसी ना किसी प्रोटीन को बनाएगा। अब डीएनए विच रेगुलेट्स द प्रोटीन डायरेक्टली, ठीक है, प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता है। तो और ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए जीन, जीन के अंदर भी सीधा नहीं होता, तो बीच में प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन उस काम को करता है। इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन सी ही होगा, और कोई इसका बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है, और ये हेरिडिटी तो आप जानते ही हैं, चैप्टर बहुत लाजवाब है और बहुत पूछा जाता है। देखिए जी, अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर मस्कुलर क्रैम्प्स। देखो ये आपको जब पढ़ाया गया होगा तो जरूर बताया गया होगा कि क्रैम्प्स हमेशा लैक्टिक एसिड बनने की वजह से डेवलप होते हैं, और जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आप जानते हैं, दैट्स अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर क्या होता है, ये कब होगा? एनएरोबिक कब होता है? जब देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है। और वहीं यहां पर एनएरोबिक अगर हो जाए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है जी। तो यहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड,
दिस इज द राइट आंसर। तो ये आपका सिंपल लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो, कहीं भी लैक कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भैया वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, उसमें इथेनॉल नहीं बनेगी, ये कैंसिल हो गया। लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल वाले में बनता है, लैक्टिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। तो ये आपका रेस्पिरेशन में जो आपको 5.8 फिगर एनसीईआरटी में दे रखी है, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको भी इसको उसी तरीके की वैल्यू देनी है। के लिए इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया हुआ है हमने यहाँ इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है इसको समझने के लिए, उसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान में रखनी है बच्चों। पोटेंशियल क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको भी इसको उसी तरीके की वैल्यू देनी है। तो इसको ध्यान में रखें, दैट इज इंपॉर्टेंट वन एंड द आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए जी, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आपका फिजिक्स से। देखिए जी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म। देखिए जी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स के अंदर आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसके अंदर दो ही केसेस होते हैं और इसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी, हमेशा इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी। और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा, जो मिरर है ये आपका मिरर है, तो ये आपका ये मिरर है, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होगी आपकी। अब इसके ऊपर अगर स्ट्राइक की जाएगी रे, तो आप जानते ही हैं कि ये इसको फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, जबरदस्ती पीछे बढ़ाकर हम उसको फोकस पर मिलाते हैं। तो अब जो इमेज बनेगी वो जस्ट, अब आप उसके बेसिस पर देखिए, एट इक्वल डिस्टेंस टू द, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, एट ट्वाइस द डिस्टेंस, ठीक है जी, एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस और बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। तो अब इसमें हाफ डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लगने का, इसके अंदर आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं लगने का, जो पहला है इक्वल भी नहीं होता। इक्वल किस में होता है? इक्वल आप जानते हैं, इक्वल होता है आपका प्लेन मिरर के अंदर। तो इसलिए अब इसका एक ही ऑप्शन हमारे पास है भाई, देखिए इक्वल डिस्टेंस नहीं हो सकती, ट्वाइस नहीं हो सकती, हाफ नहीं हो सकती, सो ओनली वन ऑप्शन इज देयर एंड दैट इज पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू। तो हमारे को दोनों के दोनों इसके केसेस अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि इससे एक ही तरीके का इमेज बनती है और वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, तब ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स which deflect the rays of light in all possible direction. This is due to, अब बताइए ये किस वजह से होता है। अब लाइट जब स्कैटर कर रही है फाइन पार्टिकल्स के थ्रू, हर डायरेक्शन में लाइट स्कैटर हो रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? फैलने का मतलब ही होता है स्कैटरिंग, तो दैट इज द सी ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बच्चे इसमें रिफ्लेक्शन तो नहीं, लेकिन एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन जरूर लगा सकते हैं या डिस्पर्शन जरूर लगा सकते हैं। तो इसलिए ये दो पॉसिबल ऑप्शन इसके बच्चों के दिमाग में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी फाइन पार्टिकल्स की बात आए तो वहाँ पर आप सिंपल सी बात ध्यान रखिए,
वो रिलेट करेगा केवल और केवल स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, उसका बाकी और किसी भी ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए जी, अब इसमें 1987 में ये आवर एनवायरनमेंट से लिया गया है, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स। अब एक्स क्या है भाई, ये टू प्रिवेंट वाई। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ एक्स का प्रोडक्शन यहाँ है CFCs, क्योंकि उसकी वजह से ही डिप्लेशन किसका हुआ, ओजोन का। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, सी है राइट ऑप्शन, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हम आपका रिडक्शन करें, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकें आपका ओजोन का डेप्लीशन। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ओजोन डेप्लीशन पर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान में रखनी है बच्चों। सो दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट वन टू फोकस। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट टू बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल हम किसे कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल हम कहते हैं उसे जिसके अंदर सेल्यूलोज या ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आसानी से, जिनके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई वर्क करके उसको वापस मिट्टी में मिनरल्स की फॉर्म में मिक्स कर सकते हैं। तो ब्रोकन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और रिमेन इनर्ट, इनर्ट मतलब इनएक्टिव, तो ये गलत हो गया हमारा, इनएक्टिव नहीं रहेगा। परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा। मे हार्म द एनवायरनमेंट, हार्म, ठीक है। अब इसके अंदर हम उसका कर सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। तो इसलिए हमारा इसका बेस्ट आंसर जो है दैट विल बी व्हाट वी हैव टू पिक, एंड दिस इज द आंसर के उसमें लिखेंगे ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है बच्चों, वो आता है ये हमारे असर्शन रीजन, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। अब देखिए इसको मैं आपको करने की अप्रोच समझा रहा हूँ, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और वो अप्रोच क्या है, देखो समझो बच्चों, हमें 4 ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अब 4 ऑप्शन को देखिए, सबसे पहले आपको असर्शन को पढ़ना है ध्यान से और रीजन को पढ़ना है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एंडोथर्मिक इन नेचर। देखिए जी, रस्टिंग के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक आपने क्या पढ़ा है, एंडोथर्मिक वो होता है जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है जी। और जो आपका एक्सोथर्मिक होता है उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां पर सिंपल सी बात यह है कि रस्टिंग के अंदर, रस्टिंग इज नॉट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, रस्टिंग इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट इसके अंदर जनरेट होती है। तो अब जिसकी वजह से हमारे पास आगे पढ़ने की कोई अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100% असर्शन हो गया फॉल्स। अब जब असर्शन फॉल्स हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। प्रोसेस ये स्लो ही होता है। अब देखो यहां पर रिलीज ऑफ हीट कह रहे हैं इज बेयरली एविडेंट, यहां पर साफ कह रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है। तो हीट जब रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक होगा ना, एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। अब इस तरीके से आपको देखो, अगर ए और बी यानी कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, तब तो आप ए और बी ऑप्शन की तरफ बात करेंगे। अब मान लीजिए असर्शन फॉल्स हो गया तो डी ऑप्शन, और रीजन आपका फॉल्स हो गया तो सी ऑप्शन।
तो हमारा सारा कुछ इसके अंदर एक ही पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है बात, और वो पोटेंशियल क्या है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ा, रैंडमली पढ़ा, तो भैया उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, अगला आता है अब एसर्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड through sexual reproduction is more than that of organism produced through asexual। बिल्कुल ठीक बात है। asexual reproduction के थ्रू प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल की ज्यादा होती है बजाय एसेक्सुअल के। उसका रीजन है आपका वेरिएशन। अब वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होते हैं क्योंकि 2 पेरेंट्स होते हैं, देयर आर 2 पेरेंट्स। लेकिन अगर हम देखें वहीं एसेक्सुअल मोड में ओनली 1 पेरेंट, एक पेरेंट के थ्रू ही जीन्स पहुंचते हैं, यहां 2 पेरेंट के। तो वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और एसर्शन रीजन को सपोर्ट भी कर रहा है, सॉरी रीजन एसर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर हो गया, दैट इज द ए आंसर। तो ये both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो ये आपका बच्चों इसका आंसर हो गया ए, जो आपको दिमाग में रखना है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये फिर अब आगे की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट इज both assertion and reason are true and reason is the correct explanation। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में देखिए जी, अब क्या कह रहे हैं 19 में कह रहे हैं कि एसर्शन क्या कह रहे हैं ये, कि ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंक्रीज। तो भैया ये गलत हो गया। आप ध्यान से आपने पढ़ा होगा कि जब भी करंट बढ़ाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो यहां पर ये आपका स्टेटमेंट एसर्शन का रॉन्ग हो गया। अब एसर्शन का रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, तो हमारे पास और कोई चॉइस है ही नहीं, सिंपल सी बात है। एसर्शन पढ़ते ही हमारा काम हो गया, दैट इज द डी ऑप्शन, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। देखो साफ कह रहे हैं वो कि करंट बढ़ाने पर बढ़ता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए एसर्शन इज रॉन्ग, फॉल्स, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो बायोडिग्रेडेबल पर एक एमसीक्यू भी था और यहां पर एक आपका ये एसर्शन रीजन भी आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट पर इन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। आप देखिए जी, यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि एसर्शन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। बिल्कुल ठीक बात है ये, दैट इज ट्रू, ओके है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक। उल्टा कर दिया, यहां पर इन नहीं होना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो रीजन हमारा फॉल्स हो गया, इसको इन्होंने चेंज कर दिया। इस वजह से क्या चेंजेस करें ये मैंने आपको बताया है, दैट्स व्हाई सी इज द ऑप्शन फॉर दिस एसर्शन रीजन। तो अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ध्यान रखना है हमें पढ़ते वक्त। हमें पढ़ने का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने पढ़ने में जरा सी भी गड़बड़ करी तो आप गलत। अब इसमें आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ने में, तो डेफिनेटली ये आपके लिए दिक्कत का काम हो जाएगा, ये 100% दिक्कत का काम हो जाएगा और वहीं आप अपने मार्क्स लूज कर देंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव अ कीन फोकस टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली।
उसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये हमारे MCQ यानी कि हमारा सेक्शन A कंप्लीट हो गया, जिसको मैंने आपको बताया था। इसको करना कब चाहिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये आप कब खत्म कर लें, ये आप खत्म कर लें आपके रीडिंग टाइम में। जो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए मिलते हैं 10:15 से 10:30, उसके बीच में ये आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए। 20 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं उस 15 मिनट में। मैं कह रहा हूं 15 भी कर लिए तो भी बोनस है, क्योंकि फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप 3 घंटे में कर सकते हैं। आपके 15 क्वेश्चंस कम हो गए या 20 क्वेश्चंस कम हो गए, और बहुत आराम से इतना टाइम होता है कि इजीली आप पूरा कंसंट्रेशन उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर लगाकर पहले ये टारगेट बनाकर रखिए कि मुझे शुरू के 15 मिनट में ये टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। उससे आपका फायदा ये होगा कि जो आगे का 3 घंटा है उस पूरे 3 घंटे में केवल आपको 19 क्वेश्चंस करने होंगे, और आप अपना पूरा ध्यान उन 19 क्वेश्चंस पर प्रोडक्टिवली लगा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और साथ ही साथ आप आसानी से पढ़कर हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। देखिए जी, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन इसके अंदर 21, डाइल्यूट HCl इज एडिड टू जिंक ग्रेन्यूल्स। ये कह रहे हैं कि जिंक ग्रेन्यूल में डाइल्यूट HCl को ऐड कर दिया। तो बाप बड़ी कॉमन रिएक्शन है, सब जानते हैं कि जिंक प्लस 2HCl देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है जी। सो अब ये कह रहे हैं, अब क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर। अब केमिकल चेंज हम किसको कहते हैं, जहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब इस केमिकल चेंज को हमें कह रहा है कि प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, इसमें हम प्रूफ करेंगे, इसमें भैया ये बुलबुलों के साथ गैस निकलेगी। तो यहां पर आपको लिखना है ब्रिस्क एफरवेसेंस, इवोल्यूशन ऑफ गैस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन तो देखकर ही बताएंगे ना। तो देखने में क्या है कि आपको एजिटेशन होगी, जैसे पानी उबलने के टाइम पर एजिटेशन होती है, हमें एक आवाज सुनाई देती है गुड़गुड़ की, उसी तरीके से हमें ये आवाज इसमें सुनाई देगी। या आप दूसरा लिख सकते हैं, व्हेन यू टेक बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो इट विल पुट ऑफ, ये बुझ जाएगा विथ पॉप साउंड। तो इस तरीके से इस केमिकल चेंज के होने के, यानी कि इस रिएक्शन के होने का सबूत आपको देना है। तो 1 मार्क का तो ये सबूत हो गया आपका, आपने लिख दिया। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स, तो 2 मैंने अलग अलग आपको बताए हैं, तो वो दोनों आर्ग्यूमेंट आपको देने हैं। तो ये पहले चैप्टर से लिया गया है, रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, जिसमें बार बार आपसे कहा जाता है कि ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब ये आपने जितने भी कलर चेंज, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, उनमें से कोई 2 लिखने हैं। अब इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं आपके बर्निंग स्प्लिंटर वाला, और दूसरा आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम चेक कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो बर्निंग स्प्लिंटर के थ्रू, और कुछ गैस निकल रही है, इसका हमें एजिटेशन के थ्रू भी पता लग सकता है, यानी कि ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों ये समझ में आ गया होगा 21 आपको। 22 देखिए। अब यहाँ अब 21 में एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर देखो उन्होंने छुपाकर चीज, केमिकल चेंज लिख दिया, सीधा ऑब्जर्वेशन लिख देते कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब तक यही आता था तो आसानी से बच्चा कर, अब इसको और ट्विस्ट दे दिया, इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की बड़ी सख्त जरूरत है। नेक्स्ट देखिए जी, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। देखिए भैया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आपका क्या होगा, जो फ्रूट फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, दैट लीड्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। देखो भैया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है जी। उसके बाद ओवरी जो होगी दैट डेवलप्स इनटू फ्रूट, और उस फ्रूट को डेवलप होने के लिए जो ये
आपका कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आप पहला स्टेप लिखेंगे कि जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, और जो आपके सेपल, पेटल और स्टिग्मा ये सब आपके क्या होंगे, ये श्रिवल एंड फॉल ऑफ, ये सब मुरझाकर गिर जाएंगे। तो अब इन सब चीजों के लिए जो एनर्जी मिलेगा, ओव्यूल को सीड में बदलने के लिए, ओवरी को फ्रूट में बदलने के लिए, जाइगोट को एम्ब्रियो में बदलने के लिए एनर्जी कहां से आएगी, कॉटिलीडन से आएगी। तो इस तरीके से आप ये 4 पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस होते हैं। अब ये 2 नंबर का है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं ताकि आप अपनी बात को थॉरली समझा सकें, बता सकें। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द बॉडी। अब यूरिन का पर्पस क्या है, टू एलिमिनेट नाइट्रोजिनस harmful poisonous metabolic waste। अब ये आपने अगर वर्ड नाइट्रोजिनस नहीं लिखा और इसमें मजा आ जाएगा अगर आप खोल दें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये और भी आपके आंसर को बेस्ट कर देगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजिनस हार्मफुल पॉइजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए यूरिन ह्यूमन बॉडी के अंदर बनाया जाता है। अब ये कह रहे हैं नेम द ऑर्गन स्टोर कौन करता है, यूरिनरी ब्लैडर, यू नो दिस वेरी वेल, एंड रिलीज द यूरिन रिलीज करता है आपका यूरेथ्रा, यानी कि आप इसमें सिंपल ये कह सकते हैं कि भाई यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बराबर में लिख दे पेनिस, के पेनिस के थ्रू, क्योंकि ऑर्गन पूछा है उन्होंने। तो और उस ऑर्गन पेनिस के अंदर हिस्सा होता है आपका ये यूरेथ्रा, ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये यूरिन पास आउट होता है। अब देखिए, या इसके अगेंस्ट आप कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये हमने बना दिया। जो अब इसकी किस तरीके से होगी, 1 मार्क का तो ये होगा, आधा नंबर के दोनों ऑर्गन होंगे, जो एक तो स्टोरेज वाला और एक यूरिन वाला। तो इस तरीके से हमें मार्किंग स्कीम को भी बच्चों समझना होगा जो आपसे पूछी जा। अब और में आर्टरीज थिक और इलास्टिक वाल्स होती हैं, वेन्स की वाल्स नहीं होती। अब सिंपल सी इसकी बात यह है कि आर्टरीज की जो ल्यूमेन होती है वो नैरो होती है। अब नैरो ल्यूमेन होने की वजह से प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड इन आर्टरीज इज हाई। ठीक है, तो टू रेगुलेट और टॉलरेट दिस हाई प्रेशर, आप क्या लिखेंगे, आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वाल्स, ताकि वो इस प्रेशर को झेल सकें। तो अब आपने पूरी बात समझाएंगे। अब आर्टरीज की ल्यूमेन एक तरफ कंपैरिजन फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तरफ आर्टरीज लिख दिया आपने, एक तरफ वेन लिख दिया। आर्टरीज में लिख दिया कि उनकी ल्यूमेन नैरो होती है, वेन्स के अंदर ल्यूमेन वाइडर होती है। आर्टरीज के अंदर ल्यूमेन नैरो होने की वजह से प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, वहाँ लो रहेगा। अब जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उसको टॉलरेट करने के लिए इलास्टिक और थिक वाल चाहिए, और वहाँ पर वेयर हैज वेन्स है वाल्व्स। अब वेन्स वाल्व्स क्यों चाहिए, क्योंकि प्रेशर लो होता है,
प्रेशर लो होता है तो देयर इज चांस ऑफ बैक फ्लो, और बैक फ्लो है तो टू प्रिवेंट बैक फ्लो देयर हैज वाल्व्स। तो एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। ऐसे इसको सपोर्ट करना है, ऐसे इसको लिखना है बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो आपको उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ध्यान में रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हमें पढ़ते वक्त हमें पढ़ने का बहुत ही अच्छे वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ध्यान में रखें। तो ये सभी अच्छे तरीके से इसको समझें, ध्यान में रखें, क्योंकि ये बड़ा एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये उसी तरीके से 1+1 में आपसे पूछा जाएगा, उसी बेसिस पर आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है और ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बिल्कुल पूछा, मतलब कि बेहतरीन क्वेश्चन है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 मीडिया के दिए हुए हैं आपको। रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। एक तो ए से बी जा रही है। अब आप देखो सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। अब आप जानते ही हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल, आपका मीडियम की डेंसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब जितना ज्यादा, यानी कि ये रेयरर मीडियम हो गया, ये उससे डेंसर हो गया, और ये सबसे मोस्ट डेंसर। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं ए टू बी, यानी कि डेंसर से और डेंसर, तो यानी कि ये इन दोनों में ये रेयरर हो गया, ये रेयरर ये डेंसर। तो किसी भी रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो आप जानते हैं दैट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है ए टू बी में, ए टू बी में क्या होगा, ए से बी वाले में बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल, ये हमें दिमाग में रखना है। और ये फिर कह रहे हैं बी टू सी। अब B2C से आप देख रहे हैं रेयरर में जा रहा है, तो B2C वाले में क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि यहां पर डेंसर से रेयरर में जा रहा है। इन विच ऑफ द टू केसेस रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। तो आप बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल क्या आएगा इसमें आंसर, 8 से A to B। तो पहला ऑप्शन होगा हमारा A to B। ठीक है जी। अब दूसरा इसका ये पूछ रहा है इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन सेकंड मीडियम। देखो भैया, अवे फ्रॉम नॉर्मल वाले में स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिए। जब बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल होगा तो स्पीड घट रही है, और वो हमेशा डेंसर मीडियम में जाने से स्पीड घटेगी और रेयरर मीडियम में आने से स्पीड बढ़ेगी। तो इसलिए स्पीड बढ़ेगी इसकी जब ये B2C में जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी का B2C। बी ऑप्शन का आंसर होगा B2C। दोनों में आपको रीजन लिखने हैं। तो ये हाफ प्लस हाफ ए नंबर ए का और हाफ प्लस हाफ ही बी का। पहले में आप ये पूरा डिजाइन करके समझेंगे कि डेंसर रेयरर कौन है। अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि रेयरर सबसे ज्यादा रेयरर सी है, उससे ज्यादा डेंसर आपका ए और सबसे ज्यादा डेंसर बी है। इस तरीके का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका पहला। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है इसका कि डेंसर मीडियम में स्पीड जो है लाइट की घट जाएगी और रेयरर मीडियम में स्पीड लाइट की बढ़ जाएगी। तो ये अब स्पीड घटने की वजह से दैट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, और स्पीड बढ़ने की वजह से दैट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल।
अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगे हैं। पहला कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ही डेंसर मीडियम होगा, जिसका जितना कम होगा वो उतना रेयरर मीडियम होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लगा है कि डेंसर मीडियम है तो इस बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी उस मीडियम में, और रेयरर मीडियम है तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से दैट बिकम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए जी, अब दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या कह रहे हैं? पीस ऑफ वायर आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 बराबर पार्ट्स में पीस ऑफ वायर को बांट दिया गया है। तो भैया अब अगर उनका रेजिस्टेंस ये कह रहे हैं और पैरेलल में उनको कनेक्ट कर दिया है, रेजिस्टेंस वायर का आर है, तो अब ये समझिए कि आपके सामने ये 3 टुकड़े एक के ही बना दिए गए, और ये 3 टुकड़े आपके हो गए R/3, R/3 और R/3। तो सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो एक के 3 1/3 हो गया सबका रेजिस्टेंस। तो अब 1/R, ये नया रेजिस्टेंस कह रहे हैं R1 है, तो 1/R1 इक्वल टू 1/R/3 रखेंगे हम तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो दैट मीन्स 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। अब R हमने ले लिया LCM, सो दैट बिकम 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट बिकम 9/R। तो अब आपका R1 क्या आ गया? आपका आ गया R/9। अब आपको R1 और R का रेशो निकालना है, तो इसको इधर ले आइए, R1 रेशो R इक्वल टू 1/9। सिंपल सा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है आपको, एंड दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब दूसरा ये क्या, इसके और पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने, ये फिर आपका सोलेनॉइड के बेसिस पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में रखना है। देखिए, रेफर द इमेज बिलो and state how the magnetic field patterns indicate regions where the magnetic field is stronger outside the magnet and what happens to the magnetic field when current is reversed। तो अब आप बेटा ये जानते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर करंट रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, तो कि सिंपल सी बात है। तो दूसरे का आंसर तो आपका सिंपल हो गया कि करंट, इफ करंट इज रिवर्स सो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिवर्स। ठीक है जी, एक नंबर का तो ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपको 2 जगह इंडिकेट करनी है how the magnetic field regions in where stronger outside the magnet। तो outside the magnet stronger आपका 2 जगह पर होगा, एक तो यहां और एक यहां। भाई जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी, एक दूसरे के पास पास होंगी, क्राउडेड होंगी, वहां पर एक पोल्स पर ही है सबसे ज्यादा क्राउडेड। अब आप देखिए यहां पर और यहां पर, तो ये इसके पोल्स हैं। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्या ये दिखा देना है इस तरीके से पोल्स, और लिखेंगे यहां पर क्राउडेड, कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा क्राउडेड होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों जो आपको ध्यान रखना है। इस बेसिस पर आपको आधा इसका मिलेगा, और रिवर्स करने वाली बात पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और इस तरीके से ये टोटल आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है जो आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, ये अब आपका आ गया अवर एनवायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए, लीफ प्लांट हो गया, उसको कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को आपका गिरगिट ने खा लिया, कैमिलियन ने, और उसके बाद उसको स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को मंगूज यानी कि नेवले ने खा लिया। तो ये आपको एक फूड चेन दे रखी है। ये कह रहे हैं इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल 1, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है,
ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया हमेशा प्लांट्स का, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब थर्ड ट्रॉफिक लेवल को ये कह रहे हैं 100 जूल एनर्जी है। तो अब आप जानते ही हैं 10% बढ़ता है, तो यहाँ पर आपका होगा 1000 जूल और यहाँ पर होगा 10,000 जूल। एक जीरो बढ़ाते चले जाइए, उल्टा करना है। ऐसे पूछता तो हम कम करते चले जाते। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, तो आपका आंसर क्या होगा 10,000 जूल। जस्टिफाई और आंसर में आप लिखेंगे 10% लॉ। अब कहीं ये आगे पूछ लेता तो इसके पास आता भैया 10 जूल और इसके पास आता 1 जूल। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये 10% लॉ के बेसिस पर आपसे पूछा गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है। इट इज पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉफिक लेवल इन दिस फूड चेन बिफोर द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जस्टिफाई नो। क्योंकि भैया आप जानते ही हैं जितने, अब आप देख रहे हैं इस लास्ट वाले को 1 जूल एनर्जी मिल रही है, तो खाना खाकर भी ये भूखा है, तो इसको खाना खाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको तीसरे या चौथे ट्रॉफिक लेवल के बाद जितने भी ट्रॉफिक लेवल अगर ज़्यादा होंगे तो उतनी ही एनर्जी उस टॉप कार्निवोर को या फिफ्थ और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को उतनी ही कम मिलेगी। ये आप इस तरीके से आगे करके दिखा देंगे कि केवल मॉन्गूज को 1 जूल एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही लेस एनर्जी है इसके सर्वाइवल के लिए, और इसका सर्वाइव नहीं कर पाएगा ये। तो हाफ प्लस हाफ इसके लिए और हाफ प्लस हाफ आपका इसके लिए, और इस तरीके से आपको पूरे ये क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पर आपको नंबर मिलेंगे। तो ये बच्चों आज हमने इसका सेक्शन बी तक समझा। मेन मुद्दे की बात यह है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। जितना ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट को समझकर चलेंगे उतना ही हमारे लिए उसको यूज़ करना आसान होगा। इसी तरीके से और क्वेश्चंस मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपके लिए मैं आसान बना रहा हूं इन टॉपिक्स को, इन पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आप मन से एग्ज़ाम की तैयारी करके उसके बेहतर आंसर को पुट अप कर सके। तो कल हम फिर मिलेंगे लाइव क्लास में और इसके आगे और क्वेश्चंस डील करेंगे और इनके मिलते जुलते और क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप इजीली उसके ऊपर फोकस करके बढ़िया मार्क्स लेकर आए। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, वीजे के साथ, बायोलॉजी का डीजे, साइंस का डीजे बजाते रहिए और अपने सब्जेक्ट को आसान बनाते रहिए, और जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके बच्चों। तो फिर मिलते हैं कल लाइव क्लास में। इतने आप इन सभी चीज़ों का रिवीजन करें और जो भी आपके डाउट हैं आप वो फेस टू फेस पूछ सकते हैं।